हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको लैब स्टूडेंट की चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन को देख लिया था। और आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रकृति को देखेंगे, जिसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंट टाइप के। ओके, तो पिछली वीडियो में हमें ये पता चल गया था कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए, वो अपना अपना क्लासिफिकेशन लेके आए। सबका क्लासिफिकेशन फेल होता रहा। लास्ट में किसका एक्सेप्ट हुआ? जो हेनरी मोजले का था। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, जो कि मेंडलीव का जो टेबल था उसी को संशोधित करके बनाया गया था। ओके, तो हेनरी मोजले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसी को अपनाया गया है और उसी को आज भी वैलिड माना गया है। ठीक है, अब हो सकता है कि कल के दिन आप में से कोई दूसरा पीरियोडिक टेबल बना ले, आपको लगे कि मोजले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करके आप नया पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। तब तक के लिए हमें इसी टेबल के ऊपर काम करना पड़ेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यहीं से आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या विशेषता है, जैसे कि एटॉमिक साइज कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, ऐसे देखेंगे। धातु अधातु में क्या चेंजेस होते हैं ऊपर नीचे जाने पे, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ओके, तो इस वीडियो को आपको फुल अटेंशन के साथ देखना है, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें समझने वाली है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति। ओके, तो इसमें देखिए हम सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक साइज। ठीक, मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं आपको कुछ भी रटने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको सब समझा दूंगा, तो आप खुद ही बता दोगे कि लेफ्ट टू राइट क्या बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे क्या बढ़ रहा है। ओके, तो देखिए सबसे पहले देख रहे हैं हम एटॉमिक साइज। ठीक, एटॉमिक साइज यानी परमाणु साइज। देखिए ये होता क्या है, अगर आपको पता चल जाएगा एटॉमिक साइज क्या है तो आप बता दोगे कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता लगाते हैं। देखिए आपने सर्कल के बारे में पढ़ा होगा, वृत्त के बारे में। ये वृत्त होता है और ये क्या होता है, बीच में सेंटर होता है यानी केंद्र होता है। केंद्र से अगर हम यहाँ पे परिधि पे एक रेखा खींचे, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ओके, अब देखिए एक तो ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। ठीक, इसकी त्रिज्या है 10, इसकी त्रिज्या है 5, तो कौन सा वृत्त बड़ा होगा? तो जिसकी त्रिज्या बड़ी है वो वाला वृत्त बड़ा होगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसकी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, तो एटॉमिक साइज भी यही है कि कौन सा एटम बड़ा है, कितना छोटा है। तो बड़ा छोटा का पता कैसे चलेगा? एटॉमिक त्रिज्या से। ओके, परमाणु त्रिज्या से पता चलेगा। ओके, तो ये लिखा है कि परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता लगता है, या फिर इसको उल्टा बोल सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या से परमाणु का साइज पता लगता है। एक परमाणु के केंद्र, अब देखिए जैसे कि अभी हमने सर्कल में देखा, सर्कल में क्या देखा कि केंद्र से लेके परिधि तक जो रेखा खींची जाती है वही होती है त्रिज्या। लेकिन एटम में ऐसा ही होता है क्या? एटम में तो हमने पढ़ा है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं। ओके, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो इसकी त्रिज्या कौन सी त्रिज्या होगी? ठीक, तो इसकी त्रिज्या देखिए कौन सी होती है? केंद्र से लेके सबसे बाहर वाली जो सेल है, सबसे बाहर वाला जो कोश है, वहां तक की दूरी, इसी को बोलेंगे हम परमाणु त्रिज्या। ठीक, क्या बोला मैंने कि परमाणु के केंद्र से, नाभिक से जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल की जो दूरी होगी, इस दूरी को क्या बोलेंगे? परमाणु त्रिज्या बोलेंगे। ओके, तो एक परमाणु के केंद्र से यानी नाभिक से सबसे बाह्यतम कोश, सबसे बाहर की जो सेल है, उसकी दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होगी उतना ही उसका साइज भी बड़ा होगा। ओके, ये पता चल गया आपको एटॉमिक साइज क्या होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे घटता है, बढ़ता है, ये सब देखते हैं। ठीक, देखिए तो दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे या फिर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देखिए ग्रुप में हमेशा वो पूछेगा ऊपर से नीचे का, ग्रुप में कैसे पूछेगा? ऊपर से नीचे का। और पीरियड में पूछेगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे में पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप में क्या होता है, अलोंग ग्रुप यानी ऊपर से नीचे क्या होता है। तो ये बढ़ता है, यानी कि जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये ग्रुप हो गया एक। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो क्या होगा? परमाणु का साइज क्या होगा? बढ़ते जाएगा। परमाणु का साइज बढ़ने का सेंस क्या है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा? परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी या फिर परमाणु का साइज बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए समझते हैं। क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, सेलों की संख्या बढ़ रही है। देखिए जैसे लिथियम में, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 1 हो जाएगा। इसमें कितने सेल हैं? 2 सेल है। सोडियम में कितने सेल हैं? 3 सेल हैं। पोटेशियम में कितने सेल हैं? 4 सेल हैं। यहाँ पे 4 सेल है।
तो सेलों की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, सेलों की संख्या देखिए, जैसे एक ही सेल है यहाँ पे तो इसकी रेडियस इतनी होगी, और दूसरा परमाणु उसमें 2 है तो इसकी रेडियस इतनी हो गई, तीसरे में 3 सेल है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा सेल होंगे उतनी ज़्यादा दूरी होगी, क्योंकि हमने अभी देखा कि बाह्यतम कोष तक की दूरी, यानी कि नाभिक से सबसे बाह्यतम कोष की दूरी, बाह्यतम कोष ज़्यादा दूर होगा तो उसका साइज कितना होगा, उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए जितने ज़्यादा सेल होंगे वह परमाणु उतना ज़्यादा बड़ा होगा। और हमें ये पता है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या क्या होती है, बढ़ती रहती है। ये हम सब पीछे भी देख के आ चुके हैं। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, सेलों की संख्या बढ़ती है। सेलों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी भी बढ़ेगी, यानी कि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो उनका परमाणु का आकार भी बढ़ता रहेगा। ओके, तो ये इसमें कुछ रटने के लिए मैंने बोला, नहीं रटने के लिए बोला, सब समझ में आ गया कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु आकार बढ़ता है। ओके, अब देखते हैं अलॉन्ग पीरियड। ठीक है, आवर्त में देखते हैं आवर्त में क्या होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम आवर्त में, किसी भी आवर्त में, तो क्या होगा, परमाणु साइज या फिर परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, देखिए घटता है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, परमाणु त्रिज्या या फिर परमाणु आकार घटता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पीछे भी देख लिया था कि जो जितने, जैसे कि 1 2 7 आवर्त होते हैं, तो पहले वाले आवर्त में कितने सेल होंगे, सब में एक ही एक सेल होगा। दूसरे में कितने होंगे, सब में 2 2 सेल होंगे। तीसरे वाले में कितना होगा, 3 3 सेल होंगे सब में। यानी कि अगर हम कोई पर्टिकुलर पीरियड उठाते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट है सब में क्या होगा, सेल समान होगा। अब सेल समान है, सेल तो समान है, अभी हमने देखा अगर सेल ज़्यादा होगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे सेल समान है तो घट क्यों रही है, जब सब सेल सब में समान है तो सबका इक्वल होना चाहिए, पर घट रही, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, हमने एक चीज़ और पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में तो सेलों की संख्या तो समान रहती है, पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है, उनकी संख्या बढ़ती रहती है। ओके, देखिए ये पीरियड उठाया मैंने एक, देखिए सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये एक पीरियड है। ओके, सोडियम का देखिए, सोडियम इसमें भी 3 सेल है, इसमें भी 3 सेल है, इसमें भी 3 सेल है। ओके, अब संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता मैं आपको बार बार बताता आ चुका हूँ। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो सोडियम में देखिए कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 1। मैग्नीशियम में कितने, 2। एल्यूमिनियम में कितने, 3। यानी कि हम इधर से जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इनके बढ़ने से क्या हो रहा है, तो देखिए इनके बढ़ने से क्या होता है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव और पॉजिटिव है, अपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा इनमें, आकर्षण बल आएगा। अब देखिए जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर वाली सेल में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ना, उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि संकुचन होगा अंदर की साइड, उतना ज़्यादा ये संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो अगर यहाँ देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन इसके तुलना में कम होगा। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी बाहर कक्षा में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, खिंचाव अंदर की साइड ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, साइज कम होगा। आप खुद सोचिए एक बॉल है, अब बॉल को आप दबाओगे, अगर जितनी जोर से दबाओगे उसका साइज उतना कम होता रहेगा। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, बाहर से अंदर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो ये क्या होगा, इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कम होता रहेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जितने ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सेलों की संख्या तो सेम है, सेलों की संख्या तो सेम है, पर जो लास्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, डिफर कर रहे हैं। तो कम इलेक्ट्रॉन है तो कम अट्रैक्शन फोर्स होगा, कम अट्रैक्शन फोर्स होगा यानी कि उसका जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा। वहीं अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, साइज़ क्या होगा, छोटा होता रहेगा। यहाँ पे 3 है इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, साइज़ क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। ठीक, तो यही था कि जब हम अलॉन्ग पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा, साइज छोटा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती रहती है। ओके, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सेल तो सेम होते हैं आवर्त में, पर प्रत्येक अगले तत्व में एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है, एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है, जैसे या 1 था या 2 हो गया या 3 हो गया। ओके, ऐड होता रहता है। अतः सेल की संख्या समान है, पर संयोजी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से न्यूक्लियस द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला फोर्स बढ़ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है इसका, कि न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे, कि न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिससे
अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, ओके, आकर्षण बल बढ़ता है और साइज घटता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होता है, इमेजिन करिए आप, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अंदर की तरफ, वो फोर्स हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका साइज अपने आप ही कम हो जाएगा, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ग्रुप में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। रटने वाली इसमें कुछ भी, कोई भी बात नहीं थी, याद हो गया होगा। अब आगे देखिए, अब ये कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि विच इज़ बिगर, लिथियम या कार्बन। तो वीडियो को आपको यहाँ पे पॉज करना है और खुद से एक बार सॉल्व करना है कि लिथियम और कार्बन में बड़ा कौन होगा, ठीक। ऐसे किसी का भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो क्या होगा, लिथियम का। और देखिए 1 से लेके 20 तक आपके जितने भी एलिमेंट है, 1 से 20 तक के, उनके आपको परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये तो पता होने ही चाहिए, ठीक है, तभी आपका कुछ हो सकता है केमिस्ट्री में। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, कार्बन का होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 1, इसका करते हैं 2 और 4। हमसे पूछा गया कि कौन बड़ा है, तो देखिए दोनों में सेल तो सेम है, तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते। अगर सेल ज़्यादा होता तो बता देते कि ज़्यादा वाले जिसका सेल है वो बड़ा है, पर यहाँ सेल सेम है। तो अब क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है 1 और इसमें कितना है 4। तो अट्रैक्शन फोर्स किसके पास ज़्यादा होगा, इसके पास, क्योंकि भाई इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कौन बड़ा है इसमें, लिथियम बड़ा है, ओके। कौन बड़ा हो गया इसमें, लिथियम। तो लिथियम इज बिगर देन कार्बन। अब ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, दिमाग घूम जाता है इसको अगर आप सोचने बैठोगे तो। कंपेयर द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ओके। कैटायन आपको पता है, सी पॉजिटिव से मैंने बोला था, याद रखना है। कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव यानी धनायन। एनायन क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, ओके। कैटायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खोते हैं, इलेक्ट्रॉन खोने से बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तब ये बन जाते हैं, कैटायन यानी कि धनायन। और एनायन वहीं पे इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो इनके ऊपर आ जाता है माइनस का साइन, ओके। तो जैसे कि ए कोई एलिमेंट था, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूज कर दिया, तो ये बन जाएगा ए पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। वहीं अगर ए है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का साइन, और ये बन जाएगा एनायन, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चला कि कैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं, लूज करते हैं, और एनायन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बस, ओके। ये पता है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ने की कोशिश मत करना, वरना आप बहुत चकरा जाओगे। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ये, मैं आपको बहुत ईजिली समझा देता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। हमसे पूछा गया कि कैटायन और एनायन अपने पेरेंट से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, कैसे होते हैं, ये बताना है। अपने पेरेंट का मतलब कैसे, क्या बोला मैंने, एक हो गया एल्यूमिनियम और एक हो गया एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम 3+ है, ये तो हो गया आयन के फॉर्म में, और कैसा आयन है ये, कैटायन आयन। कैटायन आयन क्यों है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव का साइन इसके ऊपर। और ये क्या हो गया, ये सिंपल हो गया, तो पेरेंट तो ये हो गया, और इसी से बनता है ये कैटायन। तो यही पूछा गया है कि ये बड़ा है, यानी कि आयन वाले फॉर्म में जो कैटायन बड़ा है, ये सिंपल वाला बड़ा है, ठीक। वहीं अगर हमसे एनायन का बच्चे क्लोरीन और क्लोरीन नेगेटिव, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो देखिए मैं आपको बहुत इजीली समझा देता हूँ, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कंफ्यूज हो सकते हो आप। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है। अब देखिए 13, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 8 और 3, ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव यानी कैटायन एल्यूमिनियम का, तो इसका देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इतना तो आना चाहिए आपको। इसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है अपने ये वाले, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे के ये बना है, ठीक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 8। 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 तो इसने दे दिया, 3 इसने दे दिया, तभी तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आया, ठीक। तो अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहीं पे आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से सोचना है कौन बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा पिछला वाला फंडा लग रहा है कि जिसमें जितने ज़्यादा सेल वो बड़ा। तो देखिए यहाँ पे तो 2 ही सेल है और यहाँ पे 3 सेल है, तो बड़ा कौन होगा, जो जिसमें ज़्यादा सेल है। तो इसमें बड़ा कौन होगा, एल्यूमिनियम बड़ा होगा, यानी सिंपल वाला पेरेंट वाला बड़ा होगा। समझ में आया आपको, क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेल है और यहाँ पे कितने सेल हैं, 2 ही सेल हैं। तो जितने ज़्यादा सेल होते हैं वो उतना बड़ा होता है, तो ये क्या है, बड़ा है एल्यूमिनियम, ओके। एनायन में देखते हैं ऐसे, जैसे क्लोरीन है, एक तो क्लोरीन ले लेते हैं और इसका एनायन ले लेते हैं। क्लोरीन का होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 7, और क्लोरीन आयन का करते हैं तो ये हो गया 2 8 और 8। 8 क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया यहाँ पे, तब आया इसके ऊपर नेगेटिव साइन। अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ तो सेल की संख्या भी क्या है, सेम है। सेल की संख्या सेम होने पे हम क्या देखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन।
तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने 7 है और यहाँ पे कितने 8। अब ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स। अब ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स यानी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो। अब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब कि उसका साइज़ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें छोटा कौन हो जाएगा, ये क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे ये भी जो इसका आयन फॉर्म है ये भी छोटा होगा इसके पेरेंट से। क्यों होगा, क्योंकि सेल की संख्या तो सेम है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो खींचेगा अपनी तरफ, और ज़्यादा खींचने से क्या होगा, उसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन बड़ा है, पेरेंट वाला बड़ा है। यानी हमें क्या पता चला कि किसी भी एलिमेंट का जो आयन फॉर्म होता है वो छोटा होता है। ओके, सिंपल सा यहीं पे यही निकल के आ रहा है कि सिंपल सा यही कंक्लूजन निकला कि किसी भी एलिमेंट का, कोई सा भी एलिमेंट लेंगे उसका जो आयन फॉर्म होगा वो हमेशा छोटा होगा। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोडियम लेते हैं। सोडियम का कितना होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन करिए 2, 8 और 1। ठीक है, इसका ले लेते हैं हम कैटायन। ठीक है, Na+ होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 और 8। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ये तो 2 और 8 बनता है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 सेल है। सिंपल, इसमें 3 सेल है। अगर आप ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाओगे, जरूर। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि जो कैटायन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ अच्छा है लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं है। देखिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है भाई, लूज करते हैं। अब लूज करने से एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, जो कि बात सही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। और हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, साइज बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी वालों ने ये देखना भूल गए कि सेलों की संख्या भी तो कम हो जा रही है। मेन तो हमारा ये है कि सेल देख लिया हमने, 3 सेल है तो और कुछ सोचना ही कि 3 सेल है तो यही बड़ा होगा, सिंपली। तो एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा आपका इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ा है। ठीक, तो ये एनसीईआरटी वाला आपको नहीं पढ़ना है, जो मैंने बताया उसी का आपको नोट बनाना है, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया वैसे ही बनाना है। ओके, और देखिए फ्लोरीन का भी आपको बता देता हूँ। फ्लोरीन है जो फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। ठीक, और ये बनाता है फ्लोरीन नेगेटिव, इसका एनायन बनता है। ये हो गया 2 और 8, यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। ठीक, कौन बड़ा है, फ्लोरीन बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा इससे। ओके, तो आपको जो मैंने शुरू में बोला था कि जो एलिमेंट होते हैं, जो पेरेंट एलिमेंट होते हैं, वो हमेशा बड़े होते हैं अपने आयन वाले से। ओके, तो यही याद रखना है आपको। ठीक, यही था इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करना है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 37 pm। pm क्या है, पिकोमीटर। ओके, हाइड्रोजन एटम की जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, वो होती है 37 पिकोमीटर। ओके, और 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर। ओके, ये ऐसी फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ओके, तो ये था हमारा पहला पॉइंट, यानी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, ये देख लिया हमने। ओके, होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए, आयोनाइजेशन आयनीकरण एनर्जी क्या होता है। आयनीकरण एनर्जी कुछ नहीं होता है कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनीकरण एनर्जी। ओके, यही लिखना है आपको डेफिनेशन कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, जैसे कि देखिए सोडियम का ही 2, 8 और 1, लास्ट सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हटाना है। यहाँ पे क्यों हटाना है, ये सब हम पीछे देख चुके हैं, स्टेबल बनना है, इसको नोबेल गैस बनना है, इसलिए। ओके, तो इसको हटाने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, इसको किसी चीज़ को हमने हटाना है ना तो एनर्जी चाहिए होती है, और किसी चीज़ को हम ऐड करते हैं ना तो उधर से ही हमें एनर्जी मिलती है, उल्टा एनर्जी मिलती है, ये आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमें इसे हटाना है तो एनर्जी चाहिए, तो जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब देखते हैं कि ये कैसे घटता बढ़ता है। पहले देखते हैं ग्रुप में, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, देखिए क्यों घटता है। जैसे कि ये है ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 1, 2, 8, 1 और 2, 8, 8।
इसमें क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पे कितने सेल हैं, एक। ये तो हम पीछे देखते हुए आए हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे सेलों की संख्या बढ़ती रहती है, या 2 3 4 5, ठीक। तो यानी हमने एक चीज़ तो हमें याद हो गया कि ऊपर से नीचे जाते हैं जब ग्रुप में तो सेलों की संख्या बढ़ती है। अब सेलों की संख्या बढ़ने से आयोनाइजेशन का क्या संबंध है, तो देखिए ये है न्यूक्लियस, क्या है, पॉजिटिव, इसके बाहर है इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक और बना देता हूँ, ये है, और ये है दूसरे वाले सेल में है, एक और बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस, और तीसरे वाले सेल में है इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब मैं बोलता हूँ कि तीनों को हटाना है मतलब तीनों को, तो आपको किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो कॉमन सेंस का यूज कीजिए। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन इसके पास में, जो जितना पास, चुंबक का एग्जाम्पल लीजिए, चुंबक जितना पास में होगा उसे दूर करना उतना ही मुश्किल होगा, और जितना दूर होगा उसको उतना दूर करना आसान होगा। तो यहीं पे यही वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ पे देखिए ये पहला एक सेल है, एक ही सेल है यहाँ पे, तो एक सेल में देखिए ये पास में न्यूक्लियस के पास में, इसका मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है यानी हमें इसको दूर करने के लिए, इसको हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। ये दोनों क्या है, पास में चिपके हुए हैं, अब इनको हटाने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक। अब यहीं पे देखते हैं 2 सेल है, तो ये दूसरे सेल में, तो इसको हटाने के लिए इसके कंपैरिजन में कम एनर्जी चाहिए होगी, ओके। एक सेल वाले के कंपैरिजन में 2 सेल वाले को हटाने में कम एनर्जी चाहिए होगी। और वहीं इसमें देखिए 3 सेल है, तो ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है यानी इसको हम इजीली हटा सकते हैं, मतलब इन दोनों से तो इजीली हटा सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हटाना उतना ज़्यादा आसान हो रहा है। क्यों हो रहा है आसान, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम होता जा रहा है ना। दूरी बढ़ेगी तभी तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो दूरी बढ़ती जा रही है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कम होता जा रहा है तो उसको हटाना उतना ही ईजी बनता जा रहा है। तो इसीलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे ये घटता क्यों है कि ऊपर में तो एक ही होता है सेल, फिर 2 सेल होता है, फिर 3 सेल होता है, फिर 4 सेल, 5 सेल, नीचे 7 सेल होते हैं। तो 7 सेल आ गए, तो 7 सेल में हटाना बहुत ज़्यादा इजी होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिन होता है क्योंकि वो बहुत पास में होते हैं। ओके, समझ में आ गया, इसमें भी कुछ रटने वाली बात नहीं है, ठीक। यहीं पे यही लिखा है यहाँ पे कि एज वी मूव डाउन एवरी टाइम अ न्यू सेल इज बीइंग एडेड ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, एंड साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, ओके। सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखा है कि आकर्षण बल कम होता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं वहाँ से, बस, ओके। अब आगे देखिए, ये तो हो गया ग्रुप में। अब देखते हैं पीरियड में क्या होता है, आवर्स में क्या होता है। इट इंक्रीज, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इंक्रीज क्यों हो रहा है, इंक्रीज फिर से वही कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चल जाएगा। ये लिया मैंने, एक पीरियड उठाया ऐसे करके, इधर से जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, देखिए सेलों की संख्या तो सेम होती है, पीछे देखा हमने कि आवर्त में सेलों की संख्या सेम होती है, चेंज क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, फ़र्क पड़ रहा है, जितने ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, अभी देखा हमने, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन तो हटाना उतना ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। तो ये 4 वाला है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो उसको हटाना उतना ही कठिन होगा, ओके। तो इसलिए जब हम इधर से लेफ्ट टू राइट जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, उतना ही मुसीबत बनता रहता है हमारे लिए। तो इसको हटाना ईजी है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन है मतलब कि अट्रैक्शन कम है तो इसको इजीली हटा लेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें और ज़्यादा, और ऐसे लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ओके। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पीरियड में बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने में, ओके। यही लिखा है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, एटॉमिक नंबर 19 और 16 विच विल हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। 2 हमारे पास एलिमेंट दे दिए, एक का है 19 और एक का है 16, तो पूछा गया किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार स्वयं से करें। देखिए 19 और 16 कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। सबसे पहले तो इसका करते 2 8, तो दूसरे वाले में भी 8 जाता है तो 1, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इसका करते हैं तो 2 8 और 6, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखिए कितने सेल हैं, 4 सेल हैं, 4 सेल हैं, यानी कि इसको हटाना बहुत ईजी है ना, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, तो इसको तो ईजिली हटा सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली हमें पता चल गया इसको ईजिली हटा सकते हैं, तो मतलब इसको हटाने के लिए ज़्यादा हमें क्या चाहिए,
आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो 16 वाले को हटाने के लिए हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें 4 सेल है यानी कि लास्ट अट्रैक्शन कम होगा, दूर है ना, न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन, तो उसको इजीली हटा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए कम चाहिए और इसके लिए ज़्यादा चाहिए, तो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी 16 वाले की। ठीक, अब देखिए एक और बेहतरीन सवाल है, कंपेयर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। जब हम पहली बारी में एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर दूसरी बारी में हम दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड, तीसरी बारी में तीसरा हटाते हैं उसको बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें बनाए हमसे पूछा है कंपेयर कीजिए कि कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है कौन सी कम है। तो देखिए जैसे Mg का कितना परमाणु क्रमांक 12, कॉन्फ़िगरेशन किया 2 8 2, ठीक है। अब देखिए इस एक इलेक्ट्रॉन को हटाना है, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, ये बचा था ना, इसको हटा देंगे, तो ये हो गया 2 और 8, ये हो गया सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसमें क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि इसकी जो लास्ट सेल है वो क्या हो गई है, पूरी हो गई है। अब थर्ड में क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन हटाएंगे थर्ड में, तो थर्ड में इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, लास्ट सेल में से हटाते हैं, तो ये हो गया 2 और 7। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा होगा, किस में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगी होगी, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्यों? क्योंकि भाई हमने एक स्टेबल वाले से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो कितनी मेहनत लगेगी, क्योंकि वो स्टेबल था, उसमें से हमने ज़बरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ओके, और फर्स्ट वाले में क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें दूरी भी ज़्यादा थी और एक ही इलेक्ट्रॉन था, अट्रैक्शन भी कम था। तो हम कंक्लूजन क्या निकला कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा होगा सेकंड, फिर सबसे ज़्यादा क्या होगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। ओके, ये थर्ड है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना एक बार। ठीक है, दूसरा भी समझ में आ गया आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए क्या होता है, हिंदी में से क्या बोलते हैं, हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप सर्च कर लेना इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अभी हमने देखा कि लास्ट सेल से अगर हम इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर क्या होगा, हम लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि, और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसमें एनर्जी और उल्टा मिलती है हमें, यानी रिलीज होती है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, ये रिलीज होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, एटम के जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन बंदूकता ऐसे कुछ है शायद हिंदी में, इसका नाम याद नहीं आ रहा है। देखिए, तो अभी हमने क्या सीखा कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ऐड करते तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। पर जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही पॉइंट में मैंने दोनों को लिख दिया। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे घटता बढ़ता है। ओके, तो पहले देखते हैं अलॉन्ग द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में देखते हैं ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है। तो देखिए ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि घटता है। क्यों घटता है, इसका कारण देता हूँ मैं आपको। देखिए, तो इसका भी सेम कारण है जो हमने अभी आयोनाइजेशन एनर्जी में देखा, और सेम वही है। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में भी जब हम ऊपर से नीचे जा रहे थे तो डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे भी डिक्रीज, दोनों में सेम है, एफिनिटी और आयोनाइजेशन सेम है। क्यों? देखिए, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सेलों की संख्या बढ़ती रहेगी, सेलों की संख्या बढ़ती रहेगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घटती रहेगी। अट्रैक्शन, ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, फिर कम अट्रैक्शन, फिर कम अट्रैक्शन, नीचे कम अट्रैक्शन, सेलों की संख्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, अट्रैक्शन कम होगा। अब अट्रैक्शन कम है तो हम लास्ट वाले सेल के साथ कुछ भी करें, उसको हटाएं या जोड़ें, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, अट्रैक्शन तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो यही हो रहा है कि जब हम नीचे की साइड जाते हैं तो क्या होता है, एक नया सेल जुड़ता रहता है। इससे क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन घटता रहता है, ऊपर से नीचे अट्रैक्शन घटेगा और साइज बढ़ता रहता है, ये देख दिया। अब जब अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को डालने या निकालने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, सो लेस एनर्जी रिलीज होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में और रिमूव करने में कम मेहनत लगती है, एनर्जी की कम रिक्वायर्ड होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटती है ऊपर से नीचे जाने में, एफिनिटी भी घटती है। क्यों घटती है, अट्रैक्शन फोर्स घटता है नीचे जाने में, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि जब अट्रैक्शन है ही नहीं वहाँ, उसको डालो निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है न्यूक्लियस को। ठीक है, सिंपल। हाँ, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने या ऐड करने के लिए एटम शुड बी इन गैस फॉर्म। ठीक है,
यानी कि जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो यह ज़रूरी है कि जो वो एटम है वो गैस फॉर्म में हो। ठीक है, उसको ना हम सॉलिड फॉर्म में कर सकते हैं ना ही लिक्विड फॉर्म में, उसको हम पहले गैस फॉर्म में लाएंगे तभी उसमें हम ये ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। पीरियड में देखिए, पीरियड में क्या होता है, इट इंक्रीज, सेम आयनाइजेशन में भी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। और कारण क्या है, सेम कारण है, वी मूव अलॉन्ग द पीरियड एवरी टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम सेल। सेल तो सेम ही रहते हैं पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है, जिससे क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता रहता है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो रहा था, आयनाइजेशन भी इंक्रीज हो, सेम कारण। ठीक, कोई चेंज नहीं। तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों क्या है, सेम तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक, तो ये दोनों भी आपको एक साथ ही याद हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि कैन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पॉजिटिव, क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो सकती है, धनात्मक हो सकती है? तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे देना है। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज हो रही है खुद से तो क्या है, नेगेटिव। जब एनर्जी देनी पड़ती है ना हम किसी चीज़ को, तो वो होती है पॉजिटिव, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, जब एनर्जी खुद से रिलीज हो रही है तो वो तो नेगेटिव हो गई। ठीक, अब हमसे पूछा गया था कि क्या ये पॉजिटिव हो सकती है, तो हाँ हो सकती है। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कि अट्रैक्शन टूवर्ड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझे नोबेल गैस का तो लास्ट सेल पूरा होता है ना, वो संतृप्त होता है, स्टेबल होता है। अगर हम उसमें जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन डालें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे रहे हैं, इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं था, हम जबरदस्ती दे रहे हैं उसको, जबरदस्ती दे रहे हैं। इस केस में क्या है, एनर्जी हमें देनी पड़ रही है उल्टा। ओके, रिलीज नहीं हो रही एनर्जी, यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर कीजिए। अच्छा, यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन का ही क्यों है और कोई किसी का क्यों नहीं पूछा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बहुत तगड़ा एक्सेप्शन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में एक्सेप्शन भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री एक्सेप्शन से ही भरा हुआ है। तो देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा कि ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है ना, घटती है। पर फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है। फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन कहाँ पे, कौन से ग्रुप में, हेलोजन वाले ग्रुप में, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिड, ये AT है, Al किसने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो हेलोजन वाला ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें देखिए, इसमें कुछ और ही होता है। हमने देखा कि ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए, यानी कि क्लोरीन की एफिनिटी फ्लोरीन से कम होनी चाहिए ना, पर यहाँ नहीं है, यहाँ उल्टा है। अतः क्लोरीन की एफिनिटी कम होनी चाहिए कम इसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन से, पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से अधिक होती है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे पीरियोडिक टेबल में, कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, कम होती है क्लोरीन से, जबकि ये इससे पहले आता है ग्रुप में। तो ये एक एक्सेप्शन याद रखना है। यहाँ पे एक फैक्ट भी याद रखना है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, फ्लोरीन इज स्मॉलेस्ट इन साइज इन होल पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। ओके, तो सबसे छोटा एलिमेंट पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में कौन सा है, तो फ्लोरीन है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन, ये भी समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है केमिकल रिएक्टिविटी यानी अभिक्रिया करने की दर। ओके, कोई किसी के साथ कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी तो को कहेंगे, कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है। अब मेटल में क्या होता है, हाउ इजिली दे कैन लूज, मैटर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, बहुत बार बता दिया मैंने आपको। तो मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ये रिएक्टिविटी बताएगा उसका। और नॉन मेटल में क्या होगा, कि हाउ इजिली दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन, कितनी जल्दी से, कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। ओके, तो दोनों में अलग अलग केस होता है। ठीक, अब देखते हैं कि ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंजेस होते हैं। अलॉन्ग द ग्रुप में देखिए क्या होगा, इट डिक्रीज। ठीक, इट डिक्रीज होगा इन केस ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल किधर थे, राइट हैंड साइड में, मेटल किधर थे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो राइट हैंड साइड में जो ग्रुप है उसमें अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो क्या होगा, ये घटेगा। क्या होगा, घटेगा, रिएक्टिविटी घटेगी। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। और मेटल में, यानी कि जो इधर है लेफ्ट साइड में, इधर जो ग्रुप है, उनमें अगर हम ऊपर से नीचे जाएं तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। यानी मेटल में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है रिएक्टिविटी, और नॉन मेटल में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, इन मेटल
ग्रुप में नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। देख दिया हमने कि आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है ऊपर से नीचे आने पे, अतः रिएक्टिविटी बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी का उल्टा संबंध है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो रिएक्टिविटी घटती है। दोनों का उल्टा संबंध है। पीरियोडिक टेबल में मेटल लेफ्ट साइड में, ये देख दिया हमने, पीरियोडिक टेबल में मेटल क्या है, लेफ्ट साइड में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ग्रुप में क्या होगा, अगर नॉन मेटल वाला ग्रुप है, नॉन मेटल वाला ग्रुप है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये घटेगा। ओके, नॉन मेटल में क्या होगा, ये घटेगा। और अगर हम मेटल वाले में जाएंगे ऊपर से नीचे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है ऊपर से नीचे जाने पे। और ये दोनों किसके होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, लॉन्ग द पीरियड देखिए आवर्त में कैसे होते हैं। आवर्त में क्या होता है, देखिए इट डिक्रीज, पहले तो ये घटते हैं, उसके बाद देन इंक्रीज। ऐसा क्यों हो रहा है, अभी तो देखा कि लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में मेटल, राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल। तो जब हम मेटल के पास जाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे हम नॉन मेटल के पास जाएंगे तो ये बढ़ने लग जाएगा। ओके, तो पहले तो ये घटता है, उसके बाद क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। ओके, ये हो गया रिएक्टिविटी। आगे देखिए मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण। धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता है ये। धातु कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ओके, अब से आपसे कोई पूछना है धातु क्या होते हैं, तो वो बचपन वाली डेफिनेशन मत बताना, आपसे यही याद रखना कि धातु वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ओके, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। जो जितना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा वो उतना धात्विक गुण रखेगा। अलॉन्ग द ग्रुप देखिए क्या होता है, समूह में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। समूह में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज घटता है। वही अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन घटता है, तथा भारी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकाले जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अट्रैक्शन घटेगा ऊपर से नीचे जाने पे, अट्रैक्शन घटेगा तो नीचे इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्या होगी, प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो नीचे वाले जो होंगे वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं। और हमने अभी यही तो देखा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। तो जो जितना लूज करेगा, नीचे वाले इजीली लूज करेंगे क्योंकि अट्रैक्शन है नहीं, निकाल दो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे। ठीक, तो नीचे वाले क्या हो गए, नीचे वाले इजीली निकालने, नीचे वालों में क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो इसलिए ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, पीरियड में क्या हो रहा है देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। क्यों घटता है, सिंपल, इधर क्या है मेटल, इधर क्या है नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को नहीं दान देते, वो लेते हैं उल्टा। तो इधर से इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या होगा, घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ मेटल है, इधर नॉन मेटल, इधर जैसे जब पहुँचने वाले होंगे तो ये तो देंगे ही नहीं, वो बोलेंगे भाई हमको चाहिए, हम कहाँ से देंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सिंपल हो गया कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने में धात्विक गुण घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। ओके, ये नहीं भी याद रखना है तो सिंपली कॉमन सेंस वाली बात है। इधर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन तो दान देते ही नहीं है, और धात्विक गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दान देना। तो ये तो दान देते ही नहीं, तो इधर जाएंगे तो घटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनायन बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, सब देख लिया पीछे। अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व है। ओके, ये सब पीछे देख लिया है। अब देखते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का उल्टा। अधातु में वैद्युत ऋणात्मक होते हैं। वैद्युत ऋणात्मक होते हैं क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव चार्ज ले आते हैं अपने पर, इसलिए होते हैं वैद्युत ऋणात्मक। ओके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ओके, ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं। जहाँ पे धातु क्या देते थे, दान देते थे। अधातु में सारणी में कहाँ है, दाईं ओर है, राइट साइड पे, इस साइड है, राइट साइड में। अब देखते हैं अलॉन्ग ग्रुप, समूह में देखिए क्या हो रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ग्रुप में क्या होती है, ये भी घटती है, ऊपर से नीचे जाएंगे घटती है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रही है, घट रही है। ठीक, तो ये भी क्या होगा, घटता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे जाने पे घटता है, और मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अलॉन्ग पीरियड आवर्स में देखिए इंक्रीज होगा, क्यों होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। इधर क्या है मेटल, इधर क्या है नॉन मेटल, इधर तो घटेगा ही, क्योंकि इधर तो क्या है देने वाले हैं, लेने वाले किधर है, इधर है।
ठीक, जैसे हम इधर पहुंचेंगे नॉन मेटल के पास तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने लग जाएगा। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, ये बढ़ेगा। ओके, ये हो गया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आपको एक पॉइंट नोट करना है, ये बहुत बार पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल में मोस्ट नॉन मेटेलिक या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। वैद्युत सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व पूछे या सबसे ज़्यादा अधात्विक तत्व पूछे तो वो है फ्लोरीन। क्यों है, क्योंकि इसके आकार के कारण ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा होने के कारण इसके पास अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ओके, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसलिए इसका क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वही बोल सेम स्मॉलर साइज के कारण। और फ्रांसियम जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा तत्व है। फ्रांसियम पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा बिगेस्ट एलिमेंट है। तो बिगेस्ट एलिमेंट है तो ये क्या होगा, सबसे कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखता होगा अपने पास। सबसे कम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन रखता है, फ्रांसियम। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का नेचर, ऑक्साइड दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एसिडिक हो सकता है या फिर बेसिक ऑक्साइड होता है। मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, सब पीछे देख चुके हैं। ओके, तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे बेसिक ऑक्साइड बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक ऑक्साइड बढ़ते हैं। ओके, और पीरियड में क्या होता है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज। पीरियड में हम जब जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो बेसिक नेचर क्षारीय गुण कम होगा ऑक्साइड का और अम्लीय गुण बढ़ेगा। बताओ क्यों, पॉज करो वीडियो को और यहाँ सोचो, बहुत इजीली, बार बार यही बोल रहा हूँ, सिंपल। लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल, राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, एसिडिक, तो इधर से जब इधर जाएंगे तो एसिडिक ही तो मिलेगा हमें। ओके, तो पीरियड में क्या हो रहा है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज, बेसिक नेचर घटेगा और एसिडिक नेचर बढ़ेगा, सिंपल। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों गलत लिखा हुआ है खुद पढ़ो। परमाणु के सबसे बाहरी सेल में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, और ये हमसे क्या पूछा गया, संयोजक। संयोजकता क्या होता है, लास्ट सेल को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बोलते हैं वैलेंसी। ओके, तो दोनों अलग है, तो ये गलत दिखा, यहाँ पे सही वाला लिख लेना कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं संयोजकता। हम तो ग्रुप देखिए, ग्रुप में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई चेंज, क्योंकि हमने देख तो लिया ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे सेल तो बढ़ते हैं लेकिन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या तो सेम होती है। लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, सब में एक एक ही होता है। ओके, तो इनकी संयोजकता कितनी होगी, सेम ही होगी, सबको एक एक है, इसको भी एक ही, एक हटाना है, इसको भी एक हटाना है, इसको भी एक हटाना है, या फिर एक चाहिए, तो सबकी संयोजकता क्या होगी, सेम। अलॉन्ग पीरियड, आवर्त में क्या होगा, आवर्त में क्या होता है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, पहले 1 से लेकर 4 तक तो बढ़ेगी, 1 से लेकर 4 तक तो बढ़ेगी, उसके बाद घट के 0 हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 ऐसे, देखिए मतलब ये पीरियड है कोई, इसमें आपको पता है सेलों की संख्या तो सेम होती है, सेलों की संख्या सेम होती है, बस जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें लास्ट सेल में 2 3 4, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 से लेके 4 तक तो बढ़ेगी, मतलब कि इसको कितने चाहिए, इसकी संयोजकता कितनी है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन +1 है, ये +1 एक डोनेट कर देगा। यहाँ पे क्या है, +2 है, यहाँ पे कितना है, +3 है, और इसका कितना है, +-4, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रही है ना, 1 2 3 4। ओके, तो पीरियड में क्या हो रहा है, 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 4 के बाद घट के क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये तो होगी संयोजकता। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको पीछे ही बता दिया, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। अब देखिए डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, इट इज़ अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टूवर्ड इटसेल्फ, मतलब एक पूरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ खींचने, कौन ज़्यादा खींच पाता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे, HCl है, जैसे HCl है तो H और Cl दो है ना यहाँ पे एलिमेंट, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाता है उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है कि साइज के ऊपर, जिसका जितना छोटा साइज होगा वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, सब लिंक है। ठीक, तो यहाँ पे क्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है हाइड्रोजन के साइज से, तो क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा इन दोनों को, तो यहाँ पे कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ज़्यादा, क्लोरीन हो गया। आगे समझ में, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या हो गया, बिग हो गया, बड़ा हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, छोटा हो गया, और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, यानी कि
जितना ज़्यादा साइज होगा उतना कम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो क्लोरीन का साइज छोटा होता है तो ये अपनी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ में आ गया क्यों बोला था मैंने? क्योंकि सबसे छोटा है। ओके, सबसे छोटा है तो जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत आसानी से खींच लेगा। ओके ओके, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, यानी कि हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। अब फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे हम कल से। इस चैप्टर को समझाने में मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है कि नहीं आया, और ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।